दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 35 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द लोन रीस्ट्रक्चरिंग। 1. Less expensive alternative to insolvency. 2. Spread the loan burden. 3. It cleared non-performance asset from books of account of the bank. Which of the above statements is or are correct? किसके बारे में? लोन रिस्ट्रक्चरिंग, लोन जो है उसको रिस्ट्रक्चर्ड करना, इसके बारे में है। पहला है लेस एक्सपेंसिव यानी सस्ता है भाई, लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू इंसॉल्वेंसी यानी कंपनी बर्बादी कर डालना। इंसॉल्वेंसी इन द सेंस कि पैसे देने की औकात नहीं रहना डेप्टर की, और उसके वजह से उन पर लीगल एक्शन होना और कंपनी लिक्विडेट कर देना, दैट इज द इंसॉल्वेंसी। उसका एक लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव है। दूसरा स्प्रेड द लोन बर्डन, जो लोन लेते हैं उसका जो बर्डन गिरता है यानी पेइंग बर्डन जो गिरता है डेप्ट का, वो स्प्रेड हो जाता है यानी उसका जो ये रहता है ईएमआईज रहते हैं, ईएमआईज समझ लो कि एक्सटेंड कर दिए जाते हैं या ईएमआईज कम किए जाते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, दैट इज अ स्प्रेड द लोन बर्डन। और तीसरा है कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट जो है ये लोन रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से इसका एनपीए ही नहीं रहता, बुक्स ऑफ अकाउंट से गायब हो जाता है। ऐसा ये 3 स्टेटमेंट्स है। आंसर क्लिक कर दिया आपने, ओके, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। चलो आंसर इज ए, 1 and 2 only, 1 and 2 only. सो इट्स अ लेस एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली बहुत सारे जो अल्टरनेटिव है उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव है, वन ऑफ द लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। स्प्रेड द लोन बर्डन, बर्डन जो है आगे ढकल सकता है, लेकिन भाई इसके वजह से एनपीए नहीं रहता, ऐसा नहीं भाई। रिस्ट्रक्चर्ड कर दिया लोन और पकड़ लो से एग्जांपल स्प्रेड द लोन में यदि 4 साल का लोन है वो 5 साल तक कर दिया है, चलो भाई 1 साल और एक्स्ट्रा दिए, जरूर नहीं कि 5 साल के बाद 5 साल में वो आप रिपे कर देगा, नहीं किया तो वो तो एनपीए हो गया भाई, है ना। तो इसका एनपीए से कोई लेना देना नहीं। रिस्ट्रक्चर्ड लोन भी एनपीए हो सकता है और इसकी आशंका ज्यादा रहती है ना, ठीक है। अब लोन का रिस्ट्रक्चरिंग के बहुत सारे वेज होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे लोन का ईएमआई जो है वो ईएमआई कम कर देना, और उसके जो ये है हफ्ते जो है ना, ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन बढ़ा देना, है ना, एक्सटेंड कर देना। या फिर लोन जो है उसको हॉलीडे दे देना, हॉलीडेज दे देना कि भाई नहीं जम सकता। जैसे अभी आरबीआई ने जो है, आरबीआई ने कोविड में ये कर दिया था, कोविड पैंडेमिक में, कि चलो भाई 1 साल मत दो यार, आप नहीं दे सकते तो समझ सकता हो आपकी जो कंपनी है बड़े खस्ते हालत में है। तो इस ढंग से जो वेरियस मोड होते हैं जो लोन का बर्डन कम करते हैं। अल्टीमेट एम क्या है? लोन का बर्डन, भाई अभी हालत बेकार है इसलिए उसका बर्डन कम कर देना। भाई न्यूज में क्यों है? आरबीआई वांट्स बैंक्स टू रिस्ट्रक्चर लोन। अब कोविड पैंडेमिक में तो कर दिया था, लेकिन अभी ऐसा है कि जो रिस्ट्रक्चर लोन है आफ्टर पैंडेमिक भी दे पाएंगे या नहीं, वो थोड़ा सा इशू आ गया है ना। बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो ये दे नहीं पा रहे हैं, ये इश्यूज आ गए। आरबीआई ने वन टाइम तो रिस्ट्रक्चरिंग करवा दिया था 2020 में। अभी ऐसा है कि बैलेंस शीट जो है बैंक को अपना क्लियर कर देना है। अब ये यदि अभी एक्सटेंशन मिल गया और ये साल यदि उन्होंने भरा नहीं तो ऑब्वियसली ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से यही एक धोखा जो है ये आरबीआई को नजर आ रहा है। इसलिए आरबीआई ने एडवाइस की है कि बैंक को कि आप थोड़ा प्रोएक्टिवेट रहे, कि आइडेंटिफाई करें कि कौन अकाउंट होल्डर है जिसने डेप्ट लिया है वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसके ऊपर वॉच रखें। सेकंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, विच स्टेट हैव हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व? कौन सा स्टेट में गोल्ड रिजर्व सबसे ज्यादा है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार। क्लिक करो आंसर। आपने किया?
ओके, मैं कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज डी, बिहार। किसी ने गूगली मार दी शायद, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कर्नाटका मार दिया। ऑब्वियसली, है ना, ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन समझो, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे गोल्ड का रिजर्व ज्यादा है, गोल्ड प्रोडक्शन नहीं। कर्नाटका इज हाईएस्ट, है ना, टनेज प्रोड्यूसिंग, है ना, बहुत सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला कर्नाटका है। बिहार में रिजर्व है लेकिन लीस्ट प्रोड्यूस है, इसमें सबसे कम प्रोडक्शन होता है, जबकि गोल्ड का रिजर्व हाईएस्ट है। न्यूज में क्यों है, देखो कि बिहार जो चाहता है कि अभी भाई उनके पास तो बहुत सारा रिजर्व है। कितना रिजर्व है? 44%, यानी हाईएस्ट रिजर्व है। कौन से एरिया में? तो जामोली डिस्ट्रिक्ट के ये करमातिया, झाझा और सोनो, ये एरिया में है। कितना है देखो, 222.885 मिलियन टन है, इतना ज्यादा है। सिर्फ गोल्ड मेटल ही नहीं, तो साथ में बाकी भी ओर्स जो है, मिनरल ओर्स, वो भी है। 37.6 टन है, बहुत ज्यादा रिच ओर्स है। अब मेन प्रॉब्लम है कि बहुत सारा एरिया जो है जहां पे गोल्ड पाया जाता है, ये नक्सालिस कंट्रोल है, इसी वजह से वहां पे अभी तक प्रोडक्शन होने पाए। कर्नाटका जो है, जो 3rd नंबर पर है रिजर्व के बारे में, 2nd राजस्थान है, लेकिन 3rd नंबर पर कर्नाटका है, लेकिन लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। हट्टी जो है, हट्टी और रायचूर गोल्ड माइंस, ये टॉपमोस्ट गोल्ड माइंस है जो 80% इंडिया का गोल्ड प्रोड्यूस करती है ना, 80%। अब खास बात है कि आंध्रा में गोल्ड रिजर्व बहुत ही कम है, 3% है। देखो बहुत ही कम है, इक्विवेलेंट टू वेस्ट बंगाल, बराबर है, बहुत ही कम है। लेकिन 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अनंतपुर है, चित्तौर है और कुर्नूल, ये एरिया जो है, यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। झारखंड देखो, झारखंड यदि देखा जाए तो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, 3rd लार्जेस्ट, जबकि सिर्फ 2% वहां पे रिजर्व है। तो हम देखते हैं कि कम रिजर्व रहने के बावजूद भी वहां पे इन्वेस्टमेंट अच्छा है, एक्सप्लोरेशन अच्छा है ना। तो हम जो इंडिया जो है, जो मैक्सिमम हमें गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है ना, हमारे यहाँ पे ज्वेलरी इंडस्ट्री है, टॉप मोस्ट इंडस्ट्री, जिसका एक्सपोर्ट जबरदस्त है, और इनके लिए हमें गोल्ड इंपोर्ट करना पड़ता है। जबकि हमारे पास इतना गोल्ड पड़ा है, यदि हमने उसको प्रॉपर एक्सप्लोरेशन किया तो हमारा ये इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। जैसे अभी प्रॉब्लम है, अभी इंपोर्ट जो है काफी कुछ बेकार हालत में है। रीजन बिहाइंड इट, हमने देखा है कि रुपए जो है बहुत ही निचले स्तर पर चला गया डॉलर के हिसाब से। अब ऐसे इसी में इंपोर्ट कॉस्टली हो जा रहा है भाई। अब इंपोर्ट कॉस्टली हो जा रहा है तो एक्सपोर्ट में वो मजा नहीं आ रहा है। अब या ज्यादा गोल्ड हमारे पास ही यदि एक्सप्लोर हो जाए तो कोई बात ही नहीं बनती, फिर तो है ना, हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री टॉप मोस्ट रह जाएगी। 3rd क्वेश्चन, which of the following is or are pressing issues for urban planners identified by the UN Habitat for Jaipur city, which received an overall sustainability ratings of 3 on the urban sustainability assessment framework। यानी अर्बन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के सभी रेटिंग में टॉप है जयपुर सिटी, लेकिन उसके बावजूद भी यूएन हैबिटेट प्रोजेक्ट जो है उसने कुछ इश्यूज फाइंड आउट किए। कौन से इश्यूज हैं देखते हैं। पहला, ग्रीन ब्लू डिस्कनेक्ट, दूसरा पुअर मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स, तीसरा अर्बन स्प्रॉल, चौथा है मोर वाटर बॉडीज इन ओल्ड सिटी एरिया। कौन सा है ना, देख लेते। 4 ऑप्शंस दिए आपको, करेक्ट कोड यूज करना है। क्लिक करो क्लिक करो क्लिक करो, मैं कर रहा हूं क्लिक। चलो मैच करते हैं। क्लिक कर दिया, सी 1 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली। ये भी नहीं भाई और ये भी नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं और ऐसा कुछ है नहीं, है ना। यानी ग्रीन ब्लू डिस्कनेक्ट, ग्रीन ब्लू बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ग्रीन ब्लू डिस्कनेक्ट। ग्रीन का मतलब होता है कि कहाँ पेड़ पौधे हैं भाई, ग्रीन, और ब्लू का मतलब होता है कहाँ वाटर, यानी ग्रीन पैच और वाटर बॉडी है, इसका भी डिस्कनेक्शन है, इसका कनेक्शन बराबर नहीं है, ये कहते हैं, ठीक है। दूसरा है अर्बन स्प्रॉल है, बहुत जगह जो है अर्बन इधर उधर हैप्पैजार्डस ग्रोथ हो गई है,
साथ में उन्होंने बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज, मल्टी हैजर्ड्स वल्नरेबिलिटीज बताई है। और एक खास बात है कि उन्होंने कहा है कि जो अर्बन मोबिलिटी है, अर्बन मोबिलिटी इन द सेंस ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है ना, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कोई ताल तम्मे नहीं है भाई, कोई जुगाड़ नहीं बराबर, ये बहुत ही वीक है। एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बस कहाँ के कहाँ चली जाती है, टाइम वाइम कुछ है नहीं, है ना, बस और अदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है। खास बात और एक है कि जयपुर सिटी जो है, जयपुर सिटी ये हेरिटेज सिटी है, और खास बात है कि ये हिस्टोरिकली जो है यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की बहुत सारी चीजें होती थी, इसलिए वहां पे बावड़िया है, अराउंड 800 बावड़ियाज है एट द हब ऑफ द सिटी, बट ऑल दीज आर बीइंग ड्राई, ये ड्राई है, ये एक इशू है। साथ में खास बात है कि समर सीजन में ऑब्वियसली रेगिस्तान एरिया, समर सीजन में डॉफ, ये एक है। लेकिन सिर्फ डॉफ नहीं, तो साथ में अर्बन स्प्रॉल हुआ है और बराबर जो है मैनेजमेंट नहीं है, बराबर प्लानिंग नहीं है, और इसके वजह से फ्लडिंग भी, अर्बन फ्लडिंग का भी यहाँ पे इशू है। सो दीज आर द वेरियस इश्यूज विच आर बीइंग डिलिनेटेड बाय द यूएन हैबिटेट। देख लेते न्यूज इन जनरल क्या है। हेरिटेज टू सस्टेनेबिलिटी, है ना, यूएन हैबिटेट लेज डाउन अ प्लान फॉर अ पिंक सिटी। पिंक सिटी के लिए एक प्लान बताया है, सॉल्यूशंस बताया। क्या बताया भाई कि रीडेवलपमेंट करो, डेंसिटिफिकेशन करो, अर्बन एरिया में अर्बन स्प्रॉल है उसको सॉल्व करो, उसको क्लियर कर दो भाई, रीडेवलपमेंट कर दो, डेंसिटी जो है प्रॉपर वे से स्प्रेड अप कर दो। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंटीग्रेशन ला लो, कहीं रिक्शा भग रहा है, कहीं ऑटो भग रहा है, तो कहीं बस भग रही, ऐसा नहीं भगाओ भाई, बराबर उसमें इंटीग्रेशन रहे। साथ में है कि नॉन मोटराइज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ज्यादा स्ट्रेस दो। मास ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर सोचो। जो अराउंड 800 ड्राई वेल्स है यानी बाउडियाज है, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज करो, और साथ में ग्रीन कवर बढ़ाओ, बायोडाइवर्सिटी बढ़ाओ, साथ में इको ट्रेल्स जो है यानी जगह जगह ग्रीन पैचेस है वो बढ़ा दो। ये इस ढंग से बहुत सारे सजेशंस दिए हैं। Fourth question, consider the following statements with regard to the Aadhaar. 1. Aadhaar and other laws amendment ordinance 2019 allowed all banks and telecom operators to collect Aadhaar details as a proof of identity. 2. Provision of collecting Aadhaar details by private entities under the act declared unconstitutional by the Supreme Court. Third, Aadhaar card is mandatory for registration on vaccination portal CoWIN. Which of the above statements is or are correct? 3 स्टेटमेंट दिए दोस्तों आधार के बारे में। पहला कहा गया है कि अमेंडमेंट हो गया था ऑर्डिनेंस 2019 का, उसके तहत ऐसा बोला गया है कि सभी बैंक, कोई भी बैंक हो, प्राइवेट पब्लिक कोई भी हो, और सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड ले सकते हैं, लेना चाहिए, देना है, वी शुड, ठीक है। दूसरा है कि प्राइवेट एंटिटीज ये आधार कलेक्ट नहीं कर सकते। अब ऐसा प्रोविजन था एक्ट में कि आधार डिटेल्स प्राइवेट एंटिटी भी कलेक्ट कर सकते, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, ऐसा स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भाई आधार कार्ड जो है कोविन, ये पोर्टल है, गवर्नमेंट ने किया है कोविन पोर्टल वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए मैंडेटरी है, बंधनकारक है। चलो आंसर देख लेते हैं, ठीक है, क्लिक करूं मैं। आंसर इज बी, 1 and 2 only, 3 is not the answer, यानी पहला और दूसरा सही है। बड़ा पैराडॉक्स स्टेटमेंट्स है, पैराडॉक्स फैक्ट्स है ना दोनों। पहले इसमें बोला गया है कि भाई सभी बैंकों को, प्राइवेट रहे पब्लिक रहे, हाई करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है। और यहाँ पे दूसरा जो है स्टेटमेंट है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय प्राइवेट एंटिटी। प्राइवेट एंटिटी का वर्ड जो है ये भाई प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर भी आ सकता है, बराबर है। तो ये थोड़ा सा पैराडॉक्स लगता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है, लेकिन देखें तो क्या है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे तो ये बोल दिया आधार कार्ड इज मैंडेटरी, ये रॉन्ग है, दैट मीन्स इट इज
एक्चुअली इट इज नॉट अ मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 2018 जो है इसमें एक सेक्शन है आधार एक्ट 2016 का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 57 था। सेक्शन 57 के तहत ये था कि भाई प्राइवेट एंटिटी भी आधार जो नंबर है डिटेल से मांग सकती है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया राइट टू प्राइवेसी के अंडर में। ओके, न्यूज क्या है भाई, गवर्नमेंट विड्रॉज एडवाइजरी दैट सेड डोंट शेयर द कॉपी ऑफ आधार टू एंटिटीज सच एज होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स ओविंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। इस ढंग से एक एडवाइजरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साइट पर दिखती थी। अब ये 29 मई 2022 को संडे को, भाई देखो संडे को फुर्सत है, संडे को मिनिस्ट्री ने विड्रॉल कर दी ऑन द ग्राउंड दैट इट इज बीइंग मिस इंटरप्रिटेड, यानी लोग बोलते थे कि भाई ऐसा है तो कहीं देना नहीं है, तो ये गलत है। अब क्या कहते हैं, अब ये कहता है भाई मिनिस्ट्री कि भाई सिटीजन को देना ही है, किसको, लेकिन ऐसे एंटिटी को जो यूजर दैट हैव अ यूजर लाइसेंस जिनको दिया है UIDAI ने, उडाई ने दिया है तब जाके, बाकी इसको नहीं देना है। लेकिन अब खास बात है कि मिनिस्ट्री ने अपने साइट पर यह बोला नहीं है कि भाई ये कैसे वेरीफाई करे भाई कि कौन यूजर लाइसेंस है और कौन यूजर लाइसेंस नहीं। अब जो है अनलाइसेंस्ड प्राइवेट एंटिटीज जो है इनको परमिशन नहीं थी अंडर द एक्ट एंड इट्स डिक्लेयर्ड एज अ ऑफेंस, इसको ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया गया था। अब ये एडवाइस देती है मिनिस्ट्री कि भाई नॉर्मल प्रूडेंस कॉमन मैन रखे। अब ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है भाई, कॉमन मैन नॉर्मल प्रूडेंस रखे और एक आध बंदे ने बोल दिया, एक आध ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर एक आध अपना मोबाइल कंपनी वाले ने बोल दिया कि नहीं भाई देना पड़ेगा तुझे, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रूडेंस कैसा इस्तेमाल करें। इंडिया में इंडिविजुअल जो है वो बड़ा वीक है ना, कोई माँ बाप नहीं है उसका, सिर्फ बताने वाली बात है, वो कोर्ट में जाएगा तो मर जाएगा बेचारा, इतना वक्त लगता है। और जो ये पावरफुल एंटिटीज है मोबाइल कंपनियां बाकी, ये तो ऐश करती है, तो ये बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है कि नॉर्मल प्रूडेंस बोलना बड़ा आसान है, बट हाउ इट अप्लाइड इट्स अ वेरी हार्ड इनफ, है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल बात है। अब ये यूजर लाइसेंस का जो सिलसिला है ये क्या है, ये तो क्लियर क्या नहीं है, तो ये भी एक मसला रह गया है इस एस्पेक्ट में। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ई श्रम पोर्टल 1 कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डाटाबेस ऑफ ऑल वर्कर्स, 2 aim to provide contributory defined pension benefits after age of 60 years. Which of the above facts is or are correct? ई श्रम पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, मार्वलस वर्क है ये, है ना। उसमें 2 स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस करेक्ट करना है कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर सभी वर्कर्स का, ऑल वर्कर्स। और दूसरा बोला है कि इसका उद्देश्य क्या है, एम है कि डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है ना, DCPS, ये जो है आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स इन सब वर्कर्स के लिए लागू होगा। तो आंसर देख ले, क्लिक किया आपने, मैं कर रहा हूं क्लिक। आंसर इज डी, नाइदर A1 नॉट 2, दोनों नहीं है भाई, दोनों गलत है। सो एक्चुअली इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डाटाबेस बट नॉट ऑफ ऑल वर्कर्स, ऑल वर्कर्स नहीं, तो कौन से वर्कर्स भाई, इनफॉर्मल वर्कर्स। कौन से वर्कर्स, इनफॉर्मल, दैट मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड जो है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स है उनके लिए, जैसे लेबर्स होते, कंस्ट्रक्शन है, गिग वर्क्स होते हैं, वो सब जो है वो। अब दूसरा ये है कि एम इसका कौन सा है भाई, ये नहीं, तो भाई एम इसका ये है कि जो डिलीवरी सिस्टम है, लास्ट माइल डिलीवरी सिस्टम, वेलफेयर स्कीम की, जितने भी वेलफेयर स्कीम है अपने किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए, पुअर्स के लिए, वो वेलफेयर स्कीम के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है। इट्स कंसिडर्ड दैट अराउंड 38 करोड़ आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहने वाले वर्कर्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने वाले वर्कर्स, ओके, दैट इज इनफॉर्मल वर्कर्स। चलो न्यूज देख लेते हैं। न्यूज एक है भाई बड़ा थोड़ा सा बहुत ही पैची ये है, 94.11% इनफॉर्मल वर्कर्स इनकम एट ₹10,000 और लेस। सोच सकते हैं हमने आंकड़ा बोला है 38 करोड़, बराबर है, अभी तक
जो आइडेंटिफाइड हो गए, मतलब जिन्होंने पोर्टल पर अपना सब डाटा अपलोड किया, वो 27.69 करोड़ है। अब 38 करोड़ का 94.11%, बहुत ही खतरनाक है, सिर्फ 10,000 या कम, यानी एब्जेक्ट पॉवर्टी में रहते हैं। इस ढंग से कंडीशन पकड़ लो, है ना, 94%। खास बात है, देखो इसका सोशल एनालिसिस देखो, सोशल एनालिसिस, सोशल एंगल देखो। सोशल एंगल ऐसा है कि 74% बिलोंग टू SC, ST एंड OBCs. So we are seeing the economy is driven by the caste, है ना, कास्ट ग्रुप से ड्राइवन हो रही है। हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी यानी बैकवर्ड कास्ट इज बैकवर्ड इवन इन द वर्किंग कंडीशंस, वर्कर्स बेस में बहुत पीछे में है। सो दोस्तों, सभी 5 क्वेश्चंस आपने देख लिया है। ऑल द बेस्ट।